हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं 31 दिसंबर से 7 जनवरी। इस बीच में आप किसी एक दिन आपका लॉ का एग्जाम होना है, ठीक है। क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, हम इस चैनल पे क्या करेंगे, ये मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में बात कर चुकी हूँ। आई बटन पे लिंक है, अगर नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लेना, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि कुछ बेसिक मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, ताकि आप ये एग्जाम अगले 30 दिन में अच्छे से पढ़ सको और होपफुली क्लियर भी कर सको, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको जो भी लेक्चर से रिलेटेड अपडेट है या कुछ और भी पीडीएफ है, एनी अपडेट, वो सब वहां मिल जाती है। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। दिस इज अबाउट मी, दिस इज माई चैनल रिलेटेड टू हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री या जीएस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे नॉलेज चाहते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, यू कैन ज्वाइन अस हियर ऑल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली मिस्टेक है अंडर एस्टिमेटिंग द एग्जाम। जिसने भी मेरे साथ बार की तैयारी की है, मैंने बहुत बच्चों का ये रिव्यू सुना एंड आई रियलाइज कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। हम लोग एग्जाम को अंडर एस्टिमेट बहुत कर देते हैं। बहुत सा इंस्टीट्यूट्स इस तरह से बात करते हैं, बहुत से चैनल्स पे मैंने लोगों को ही बोलते सुना है कि इजी पेपर है ये तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। ऐसे ही होना होता तो हर किसी का हो रहा होता, ठीक है। ऐसे ही होना होता तो बाहर के पेपर में 60-70% बच्चे फेल नहीं हो रहे होते। तो ऐसे ही तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको और ज्यादा करना पड़ेगा, वहां पे फिर भी आपके हाथ में बेयर एक्ट होते थे एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको पढ़ के जाना होगा, समझ के जाना होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, उसमें भी हाथ सेट करना जरूरी है, क्योंकि आप पेजेस फ्लिप नहीं कर सकते। कौन सा क्वेश्चन कहाँ मार्क किया है, नहीं किया है, सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो टेक्निकलिटीज का भी आपको ध्यान देना है। 3 घंटे में पूरा पेपर भी कवर करना है। पेपर 1 को भी पढ़ना है, जिसकी डिमांड कंप्लीटली अलग है। पेपर 2 पढ़ना है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। तो प्लीज एग्जाम को अंडर एस्टिमेट मत करो कि 4 दिन की तैयारी में हो जाएगा। ऐसा सोच के पढ़ रहे हो, देन आई एम सॉरी, आपका नहीं होने वाला, ठीक है। अभी हमारे पास 25 से 30 दिन है। 100% गारंटी कि इसमें हो ही सकता है, ये कोई नहीं दे सकता। बट यस, आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो सकती है मेरे हिसाब से अगले 25 से 30 दिन में। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो भी ये 25 दिन 30 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भी पढ़ते आ रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आई बिलीव नेक्स्ट 20-25 डेज बहुत मैटर करते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। मान लो आपका पोटेंशियल पीएचडी ओनली लेवल क्लियर करने का था, आप नेट पे पहुंच सकते हो। नेट का था, आप जेआरएफ कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये 25-30 दिन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जब एक एक दो दो नंबर से उनका नेट या जेआरएफ रुकता है ना, तब आपको लगता है थोड़ा और पुश कर लेते। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द एग्जाम। अपना ऑनेस्ट जेन्युइन एफर्ट दो, पूरा दिल से दो, ठीक है। सेकंड, इग्नोरिंग पेपर 1। बहुत लोग अपने कोर सब्जेक्ट पे सारा ध्यान लगा के रखते हैं, पेपर 1 को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हो कि वहां से 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। पूरा पेपर 300 मार्क्स का है, 1/3 तो यही है। लोगों का सिलेक्शन करवाने में और रुकवाने में इस पेपर 1 का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों? इसमें कुछ टॉपिक बहुत इजी आते हैं, जैसे डीआई हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अगर आप इनमें अच्छे नहीं हो, कोई बच्चा है सिर्फ इन 2 टॉपिक से 10 नंबर एक्स्ट्रा उठा रहा है, आप एक एक दो दो नंबर से मेरिट में पीछे आते जाओगे। किसी ने मान लो पेपर 2 में एवरेज भी स्कोर किया, बेसिक डिसेंट नंबर ले लिए, और पेपर 1 में 40-45 नंबर ले लिए, तो भी वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 उसका स्कोर बहुत ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर जेआरएफ की कट ऑफ 200 गई थी, ठीक है। अब मान लो किसी ने अगर पेपर 1 में ही 40-45 नंबर ले लिए, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए दूसरे पेपर में डिमांड का प्रेशर कम हो जाता है। सो यू रियलाइज कि पेपर 1 का वेटेज बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना ईजी है कंपेरेटिवली। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता है श्योर शॉर्ट एक सर्टेन वे में ही आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 5 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, सामने आंसर दिया है। पीवाईक्यूज लगा लो, काफी है। यू आर सिक्योरिंग 10 मार्क्स फॉर योर सेल्फ सेफली, है ना। तो उनको मिस आउट मत करो। एटलीस्ट टारगेट करो कि आप पेपर 1 में 40+ नंबर, 40+ इज वेरी गुड, आप उठा सकते हो, अगर आई थिंक आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो पेपर 1 को इग्नोर मत करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक प्रैक्टिस। आई थिंक जिसने भी बार का पेपर दिया है उसको तो एक रियलाइजेशन इस बार आ ही गया होगा। टाइम मैनेजमेंट और मॉक की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर कितना भी अच्छे से आता हो, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है अपना, वो 3 घंटे में आप क्या करते हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने 40-50 क्वेश्चन पे ही 2 घंटे बेकार कर दिए, तो हो सकता है आपको अगले 100 क्वेश्चन सारे आते हो, पर आप उसको 1 घंटे में अटेम्प्ट कर पाओगे, ये जरूरी नहीं है। ध्यान रखो, उस 3 घंटे में आपको ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करना है, इंश्योर करना है कि आप सब कुछ सेव कर रहे हो ठीक से कि नहीं, गलत तो नहीं मार्क कर रहे हो। इन चीजों पे भी एनर्जी वेस्ट होती है। सेम टाइम आपको मैथ के भी क्वेश्चन करने हैं, आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन करने हैं। बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो क्रोनोलॉजी के होंगे, चीजों को अरेंज करने के होंगे।
आपको उनमें भी दिमाग लगाना है। इवन फॉर लॉ, असर्शन, रीजन जैसे क्वेश्चन आएंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करने के क्वेश्चन आएंगे, आपका टाइम उनमें जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने पढ़ने में 1 मिनट जाएगा। 1 मिनट बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करना है कि बाद में आके करूं। ऑलरेडी 1 मिनट चला गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से आएगा? मॉक्स देने से। जब आप अपने आप को एग्जाम सेटअप में 3 घंटे में टाइमर लगा के अटेम्प्ट करवाओगे 150 क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हों और 50 पेपर वन के, तब आपको समझ में आएगा कि आपको टाइम कितना लग रहा है। बहुत सारे लोग पेपर वन में ही बहुत टाइम खराब कर देते हैं। पता चला 1.5-2 घंटे में उनका पेपर वन ही निकल गया, पेपर टू टच करने का नंबर ही नहीं आया। तो वो आपको रियलाइज कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो आता आता पेपर बिना लोग गड़बड़ कर देते हैं। बहुत बार लोग पैनिक कर जाते हैं, शुरू में लंबा क्वेश्चन देख लिया, कुछ देख लिया, पैनिक कर गए, पैनिक में ही 3 घंटे बेकार कर दिए। तो अपने दिमाग को उस टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, एंड बेस्ड ऑन की पेपर कैसे आया है, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे मोल्ड करनी है, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट लिमिटिंग स्टडी मटेरियल एंड सोर्सेज। फॉर गॉड सेक ऑनलाइन इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि मतलब मुझे तो लगता है अति हो चुकी है उस चीज की। आप पागल हो जाओगे अगर आप उसे अप्रोच करने बैठ गए। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 18 घंटे के मैराथन वीडियोस अवेलेबल हैं एक ऐसे टॉपिक के लिए जो 2 नंबर का आता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो वीडियोस बेकार है, आई एम श्योर वो क्वालिटी होगी उनकी अपने हिसाब से, बट अपने लिए आपको रेशियो खुद देखना है। वो वीडियो शायद एक ऐसे बच्चे के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है और सिर्फ रिवाइज करने बैठा है, वो एक दिन में सारा टॉपिक रिवाइज करके हटना चाहता है, उसके लिए शायद बेनिफिशियल हो। आपको आता ही नहीं है कुछ, आपने पढ़ाई नहीं की है, आप सिर्फ सोच रहे हो 8 घंटे की वीडियो देख के एग्जाम क्लियर होगा, नहीं होने वाला। अपने पार्ट पे मेहनत करनी होगी, ये पहली बात है। दूसरा, मान लो आपको देखना भी है, ओके वर्क्स फॉर यू, लिमिट करना सीखो। एक ही टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन को अगर 5 अलग चैनल से देख के टाइम खराब करोगे, तो फिर उसमें सवाल तो 5 ही आने, आना तो 10 ही नंबर का है, 50 नंबर का थोड़े आ जाएगा वो। तो आप अपना टाइम यहाँ खराब कर रहे हो। आपको लिमिट करना आना चाहिए। एक ही चीज 4 अलग अलग चैनल से जा जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई चैनल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड लग रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया उस टीचर ने, आप जाओ उससे टीचिंग एप्टीट्यूड देखो और बस काम खत्म। अब टीचिंग एप्टीट्यूड जाके 4 और लोगों की देखने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पेपर वन कोई एक टीचर समझ में आ रहा है, अच्छे से कवर करवा रहा है, स्टिक टू दैट टीचर। मैक्सिमम 1 से 2 की हो सकता है इस टीचर का ये टॉपिक बहुत क्लियर नहीं आया, तो इसका देख लेते हैं मैक्सिमम। पर आप सेम चीज अगर 5 जगह जाके कर रहे हो, सेम पीवाईक्यूज 5 अलग अलग चैनल पे लगा रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है मार्केट में, हजारों चीजें अवेलेबल है, कोर चीज की कोई लेकिन बात ही नहीं करता है, लोग इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। तो प्लीज अपना टाइम बचाओ, सेंसिबली चलो, खासकर अब क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 25 से 30 दिन ही बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्किपिंग पीवाईक्यूज। दुनिया में कोई एग्जाम देने जा रहे हो, अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उसका पैटर्न देख के नहीं जा रहे हो, तो आप प्रॉब्लम में हो। रीजन, एग्जाम में आपको एक सिलेबस दिया होता है, पर उस सिलेबस से आपसे उम्मीद क्या है ये आपको नहीं पता होती। वो उम्मीद आपको कौन बताता है? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज टेल यू कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। कि जब आप एक आर्टिकल 14 को पढ़ते हो, पीवाईक्यू आपको बताता है कि एआईबी के पेपर में टीचर के आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है आर्टिकल 14 को लेके, और पीवाईक्यू बताता है कि नेट में आपसे क्या उम्मीद कर रहा है वो जब आप इस आर्टिकल को पढ़ के आते हो। या यूपीएससी, आपको पता चलता है सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 14 ही है, हर पेपर में इसकी एक्सपेक्टेशन अलग है। एआईबी हो सकता है डायरेक्ट पूछ रहा हो कि आर्टिकल 14 बात किस बारे में करता है, नेट हो सकता है कुछ और पूछ रहा हो, यूपीएससी उसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ पूछ रहा हो। सेम आर्टिकल है लेकिन पढ़ने का नजरिया चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन कि आप पेपर कौन सा दे रहे हैं। पर आपको पता कैसे चलेगा? ये पता चलता है जब आप पीवाईक्यूज लगाते हो उस स्पेसिफिक पेपर के, आपको समझ में आता है कि इनकी अप्रोच कैसी है पेपर को लेके, ठीक है। सो पीवाईक्यू स्किप किसी भी एग्जाम के कभी मत करना। हर एग्जाम में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें। आपको अपनी बाउंड्री पता होना बहुत जरूरी है कि मुझे इस दायरे के बाहर नहीं जाना है, नहीं तो एंडलेस है, आप पढ़ते ही रह जाओगे, खत्म ही नहीं होगा। एंड सेकेंड स्टेप इज हमेशा पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज उस बाउंड्री में खेलना कैसे है ना आपको ये सिखाते हैं, ठीक है। तो ये स्किप करने की गलती मत करना। नेक्स्ट, नॉट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स। देखो, नेट का एग्जाम सिर्फ पीवाईक्यूज पे नहीं क्लियर होने वाला, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत घुमा के पूछा जा सकता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो वो कितना भी घुमा दें आप आंसर कर लोगे। तो ये क्लैरिटी को इग्नोर मत करना कि सिर्फ 4 दिन पहले एक एमसीक्यू की किताब उठाई, सवाल लगाते चले गए और हो गया, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपने चैनल पे, हम सॉल्व तो पीवाईक्यूज ही करेंगे। तो आप बोलोगे अभी तो बोला इससे काम नहीं बनेगा,
नहीं, हम पीवाईक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम एक क्वेश्चन को देखेंगे, हम उस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, तो आप पीवाईक्यूज कवर कर रहे हो, ठीक है, जो कि रिपीट भी होते हैं, पैटर्न भी समझ में आता है। सेम टाइम हम उन चारों ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे कि वो चार ऑप्शन किस बारे में बात कर रहे थे। उससे क्या होगा, उन चार ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं। जब आप एक पेपर पूरा लगाते हो 100 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चन में 400 ऑप्शंस होते हैं। आप 400 टॉपिक्स को टच करते हो जब आप एक पेपर को पढ़ते हो। अब ये मैं अप्रोच उसको नहीं बोलती जो जून का एग्जाम दे रहा है, पर आपका एक महीने में पेपर है, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। आप अभी एक सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने बैठोगे कि मैं उसके 30-40 लेक्चर देखूं, बहुत टाइम लग जाएगा। एंड मैं भी एक महीने में नहीं कवर करा पाऊंगी कि मैं सारे सब्जेक्ट सब पढ़ा दूं, पॉसिबल नहीं है। आप मुझसे फैमिली लॉ बोलोगे, हिंदू लॉ बोलोगे, मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हो, गुड फॉर यू। बट इस एक महीने में सब कुछ कवर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो वी विल गो फॉर पीवाईक्यूज एंड थ्रू पीवाईक्यूज वी विल गो फॉर कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये 6 गलतियां बिल्कुल भी मत करो अपने पेपर में, नहीं तो आपका क्लियर होता होता एग्जाम भी रुक जाएगा। पैनिक नहीं करना है, 20-25 डेज 30 डेज गुड टू गो। आप अच्छे से काफी कुछ कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना। इस समय आप ये सोचोगे आप हर सब्जेक्ट के 30-30 40-40 लेक्चर करके जा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। और पता चला आपका मेजर पेपर रुक जाएगा। आपको किसी सब्जेक्ट में रिसर्च नहीं करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करनी है और पीवाईक्यूज लगाने हैं। अगले 20-25 दिन के लिए बेस्ट यही है। प्रैक्टिकली बात करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। 6 महीने बाद एग्जाम दे रहे हो तो हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। उसको लेके हम जनवरी से प्रॉपर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे फॉर जून अटेम्प्ट, ताकि उसको हम इन डेप्थ जा सकें। फिलहाल के लिए अगले 20-25 दिन में ऐसा नहीं है कि भी हो नहीं सकता है, बट हम वो करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और जो हमें रिजल्ट दे। हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है पूछना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट वहां पे मिलती रहेगी, सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम। एंड हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको जीएस में हिस्ट्री की नीड लगे या जीएस के भी टॉपिक्स की हो, तो डू सब्सक्राइब माय अदर चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप जरूर कर देना, इट हेल्प्स मी रीच मोर पीपल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।